तो आज की क्लास जो है वो पहली फॉर्मल क्लास है रिलेटिविस्टिक एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स की। मैं इसको रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कहता हूँ क्योंकि ये कोर्स जो है ये थोड़ा सा वाइडर कॉन्टेक्स्ट का कोर्स होगा। इसमें हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, मुख्तलिफ लाइट मैटर इंटरेक्शंस के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और वो फंडामेंटल इक्वेशंस को देखेंगे जो इनको गवर्न करती हैं। आज से पहले आपने जितने कोर्सेज पढ़े थे जिसमें आपने क्वांटम मैकेनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ी थी, उसमें जब आपने न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन लॉज पढ़े थे तो आपने कहा था कि एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमैटिक है, वो ये है कि अगर आप ज़मीन और सूरज को सामने रखें तो आपने ये देखा था कि हम ये कहते थे कि अगर सूरज ज़रा भी अपनी जगह से इधर उधर हो जाए तो फ़ौरन ज़मीन को पता चल जाएगा। फ़ौरन से मुराद ज़मीन को पता चल जाएगा। तो ये एक्शन एट अ डिस्टेंस का प्रॉब्लम था। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया था कि नहीं, चूँकि ये एक्शन एट अ डिस्टेंस आपको इसलिए लगता है कि आप कहते हैं फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज ऑफ द टू बॉडी है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम है। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसे कहते हैं फील्ड। तो फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाती है जूं आप सोर्स से दूर होते जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही कॉन्सेप्ट है लेट्स से ग्रेविटेशनल फील्ड का। अब जितना सूरज से दूर होते जाएंगे उतनी सूरज की ग्रेविटी आपके पे कम होगी, तो इससे वो एक्शन एट ए डिस्टेंस वाला मसला आपका हल हो जाता। तो यहाँ से हम ये कहते थे कि फील्ड समथिंग जो है ना वो बहुत फंडामेंटल चीज़ है। लेकिन जितनी भी आपने फील्ड रेलिवेंट चीज़ें पढ़ी थी वो सारी की सारी अभी तक जो आपने पढ़ी थी वो क्लासिकल फील्ड्स के बारे में पढ़ी थी। आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके अंदर किसी चार्ज को लाते हैं तो एक फोर्स फील करता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड खासियत है किसी दूसरे चार्ज की। उसके अंदर एक टेस्ट चार्ज लाया था तो उस पर एक फोर्स लगी थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक मैस की प्रॉपर्टी है। जो ही कोई दूसरा मैस उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में लाएंगे तो इंटरेक्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। ये मैस उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटरेक्ट करेगा। तो आप यहाँ से पहुँचे थे कि जी देयर इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन द टू फील्ड्स, और जितना मैसेज को या चार्जेस को करीब लाते जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आती हैं तो उनके दरमियान में फोर्स बढ़ती जाती है। ये चीज़ें आप क्लासिकल फील्ड्स में पढ़ चुके थे। फिर आपने कहा था कि जी ठीक है, न्यूटन के कवानीन तो बिल्कुल ठीक हैं, हमने उनको कई दफ़ा देखा, कई चीज़ों पे लगा के देखा। उन्हीं कवानीन की मदद से हमने सैयारे, सितारे, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ा और सारे ठीक हमारे उसमें बैठे। ठीक है, हम डेली लाइफ में तो बड़ी आसान चीज़ करते हैं। हम डेली लाइफ में कहते हैं कि एक पार्टिकल मोशन में है, मोशन में रहेगा, रेस्ट पे है, रेस्ट में रहेगा, फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, या एक्सेलरेशन है तो कोई ना कोई एजेंट है जो उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन न्यूटन के कवानीन को एग्जैक्टली सॉल्व करने के लिए, एनालिटिकली सॉल्व करने के लिए आपने कुछ अप्रॉक्सीमेशंस लगाई थी। अगर वो आप अप्रॉक्सीमेशंस हटाते जाएं तो उसको एनालिटिकली का मतलब ये है कि उसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आप निकाल सकेंगे जो बिल्कुल साफ़ सुथरा देखने में नज़र आए। आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा। यही आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर करते हैं, यही ज़मीन से एक सैयारा मरीख पे भेजते हैं तो मुख्तलिफ़ कंडीशंस लगाते हैं। सॉल्व सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स ही आप करते हैं, उसमें कोई और सब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म था। क्लासिकल मैकेनिक्स आपको कहती है आप मुझे अभी कोई चीज़ बताएं, मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा फ्यूचर में कि पार्टिकल किस लम्हे पे क्या होगा, मुझे सारी कंडीशंस बताएं। सिर्फ और सिर्फ मुझे दो चीज़ें चाहिए, और वो दो चीज़ें इसलिए चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप पोजीशन को बदलते हैं तो पोजीशन के बदलने से एक क्वांटिटी आती है जिसको कहते हैं वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन की में बदलें, अगर डायरेक्शन में ना बदलें तो स्पीड होती है, मतलब चेंज इन पोजीशन है वो। लेकिन अगर स्पीड बदले तो एक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप स्पीड सर्कल में घूमते हुए बदलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी इवन स्पीड तो यूनिफॉर्म रहती है लेकिन आपकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन है। और अगर पोजीशन की फॉर्म में बात करें तो एक्सेलरेशन सेकेंड डेरिवेटिव है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देयर इज अ यूनिक टाइम in Newtonian mechanics. Time is unique, there is only one time in that. और ख़ास बात यह है कि वो d2/dt स्क्वेयर्ड होता है। इसका मतलब है t को -t से बदलें
तो न्यूटन के कवानीन में कोई फ़र्क नहीं लगता। यही बात है कि माजी में कोई चीज़ चलती हुई आ रही है, आपको आज नज़र आई, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं कर रहा तो मुस्तकबिल में इसी तरह चलते रहेगी। यही न्यूटन के कानून की सबसे ख़ास बात है, सेकंड लॉ की, जो मैं कह रहा हूँ। और अब आपको दो कंडीशंस चाहिए वेलोसिटी की फॉर्म में या जिस मर्जी की फॉर्म में। आप मुझे इनिशियल पोजीशन बता दें, आप मुझे उसका इनिशियल टाइम डेरिवेटिव बता दें, मैं आपको कंप्लीटली बाकी सारी चीज़ें बता दूंगा, बशर्ते कि मैं इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं। कंप्लीटली बताने का मकसद ये है कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। मुझे उस पार्टिकल की कंप्लीट तकदीर मैं बता सकता हूं कि पार्टिकल किधर से किधर पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें पता था कि ये थोड़ा सा शेकी कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आप इसी चीज़ को एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगा के देखें, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आपको क्लासिकल पार्टिकल की तरह लगता है, कोई ना कोई मैस रखता है। आप कहते हैं दीवार में मैं एक सुराख करता हूँ और मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को फेंकता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन तो सुराख से गुजरेंगे वो यहाँ सामने की दीवार पे बुलेट्स की तरह लगेंगे, जो नहीं गुजरेंगे वो रुक जाएंगे। पर इससे बड़ा प्रॉब्लम एक और भी है। चलें कुछ, अगर मैं उस सुराख को छोटा करता जाऊँ, इतना छोटा कर दूं कि वो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए या उससे छोटा हो, तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली फिर प्रॉब्लम आ जाता है। फिर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि मेरी मेजरमेंट जो है ना वो इतनी एग्जैक्ट नहीं रहती। माई मेजरमेंट बिकम्स एन अनसर्टन। ये फोटॉन के लिए भी ठीक है, बात ज़्यादा अच्छी लगती है हमें फोटॉन में इलेक्ट्रॉन की निस्बत। इसलिए अच्छी लगती है कि ये रोशनदान में मैं कर्टन साइड पर करूँ तो सारी रोशनी अंदर आ जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अमूमन घरों के अंदर अगर कहीं पे भी छोटे छोटे सुराख हो ना तो रोशनी अंदर आती है, कोन की फॉर्म में फैलती है। दो सुराखों वाली रोशनी ना कहीं पे ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, कहीं पे कम। जितना दूर जाते जाते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, दरमियान में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। बट देयर इज़ अ पैटर्न। अगर आप बिल्कुल अंधेरा कर दें कमरे में और फोटोग्राफिक फिल्म पे देखें तो फोटोग्राफिक फिल्म पे आपको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क किस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। जबकि पहले हमने जब कहा था कि अगर बड़ा सुराख रखते तो आपको एक गोली की तरह टॉर्च लाइट आके लगती ना, अब तो ऐसा नहीं आता। देयर इज़ एन इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न ही इस बात की ख़ास बात यह है कि वो तो एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जिसको कहते थे कि द वेव पार्टिकल डुअलिटी है। आप नहीं बता सकते कि एक पार्टिकल है या वेव है जब तक कि आप उसका तजर्बा नहीं करेंगे। आपका एक्सपेरिमेंट डिफाइन करेगा कि पार्टिकल क्या चीज़ है, वेदर इट बिहेव्ड एज अ वेव और एज अ पार्टिकल। आगे ना थोड़ी सी शकूक शुबहात है ना, किधर गई वो क्लासिकल मैकेनिक्स वाली। छोटे से काम किया और पूरा शक करना शुरू कर दिया कि ये क्या भाई, क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा था, आपने इनिशियल कंडीशंस बताई थी, आपको सब पता चल गया था। यहाँ इनिशियल कंडीशन आपको मैंने बताई भी हैं कि फोटॉन है, उसके बावजूद वो लाइट है या वेव है, वो वेव है या पार्टिकल है, वो आपके एक्सपेरिमेंट ने डिक्टेट किया। और एक्सपेरिमेंट एक एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। वहाँ तो एक्सटर्नल एजेंट कोई भी काम नहीं कर रहा, वो तो आप सैटेलाइट भेजें, चला गया, जो भी करना है करता रहेगा, फ्यूचर में खुद ही लगे रहेंगे लॉस के मुताबिक। इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स में इनहेरिटेंस में एक प्रॉब्लम है, उसकी विरासत में एक इशू है, उसके जेनेटिक में एक इशू है क्वांटम मैकेनिक्स के, वो है अनसर्टन। हर चीज़ पे गैर यकीनी है ना, क्योंकि और ये गैर यकीनी किस वजह से नज़र आती है आपको? ये गैर यकीनी यहाँ से नज़र आती है आपको कि मैं इसके एक आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल आसान ज़बान में मैं आपको बताता हूँ। इंटरप्रिटेशन गलत हो शायद साइंसी लिहाज से ये बात ठीक ना लगे, लेकिन समझने की हद तक ये बात सही है। हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? हम उस ऑब्जेक्ट को इस तरह देखते हैं कि उस पर रोशनी फेंकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कैटर होकर रोशनी टकरा के वापस आती है हमारे पास, ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ कोई चीज़ थी या कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ कोई चीज़ थी, बाकी तो सारी रोशनी सीधी गुजर गई है। फ्लैश लाइट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को बाद में हमने फोटोग्राफिक फिल्म पे लेके उसकी फिल्म बना ली। ऐसे ऐसे कैमरा काम करते हैं। अगर हम ये मान के चलूँ कि जी ठीक है, ये बात सही है, यही फ़ोटो मैं इलेक्ट्रॉन की लेता हूँ, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में क्लासिकली घूम रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स की शक्ल में अगर सोचूं तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हालांकि इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं घूमता जिस तरह हम समझते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो मान लेते हैं जी कि वो बिल्कुल उस तरह घूम रहा है जैसा ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब मैं उसके ऊपर रोशनी फेंकता हूँ, मैंने उसके ऊपर रोशनी फेंकी, फोटॉन फेंका, इतनी एनर्जी का फेंकना है कि वो टकरा के ना वापस आ जाए।
इसका मतलब है हमने ये पढ़ा था कि कोलिजन दो किस्म की होती हैं, एक होती है इलास्टिक कोलिजन और एक होती है इन इलास्टिक कोलिजन। जो मर्जी कोलिजन हो, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। अच्छा, आके टकरा के वापस आया, मैंने फोटोग्राफिक फिल्म पे पढ़ लिया कि हाँ भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद था, मुझे उसकी पोजीशन परफेक्टली पता चल गई थी, पर मुझे ये नहीं पता उसने कितना मोमेंटम एब्जॉर्ब किया उस फोटोन का। क्यों? मैंने फोटोन को तो वापस फोटोग्राफिक फिल्म पे एब्जॉर्ब करके देखा ना, मैंने तो फोटोन को वैसे थोड़ा देखा था आते हुए कहीं से कि कितने मोमेंटम के साथ हो रहा है। फोटोन का मोमेंटम तो आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है वैक्यूम के अंदर। इस पर हम आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसका मतलब है मैंने पोजीशन तो एग्जैक्टली मेजर कर ली इलेक्ट्रॉन की, इस छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन मोमेंटम के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि क्या होगा उसका, कितना मोमेंटम, कितनी मुझे चेंज मुझे पता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम है, पर मुझे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में कितनी तब्दीली आई है। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। एनालॉजी है, मैंने कहा जिस तरह की एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, लेकिन समझने की हद तक ठीक है ये। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक अनसर्टेनिटी मिली, लेकिन ये अनसर्टेनिटी किस में मिली? पोजीशन और मोमेंटम में। इसका मतलब है कोई ऐसे दो वेरिएबल्स मौजूद हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वो जुड़े हुए किस वजह से हैं वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। हम कहते हैं कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि ये कानूनी वेरिएबल हैं, कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं। कानूनी कैनोनिकली होता है, ये बस आपस में जुड़े हुए हैं। एनर्जी वक्त के साथ जुड़ी हुई है और मोमेंटम जो है वो पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ है। इन चीज़ों को जब हम मेजर करते हैं तो कोई ना कोई एक जितना अच्छा मेजर होता जाएगा, दूसरा उतना ही अनसर्टन होता जाएगा। मेजरमेंट बजाते खुद क्या है उसके बारे में हम अभी आज बात करेंगे। आज हम रिव्यू करेंगे थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में रिव्यू करेंगे। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो आप पढ़ते हैं ना वो एक लेक्चर में रिव्यू हो जाएगी, जितनी अभी चाहिए हमें। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, ये मैं इस पे आऊँगा कि ये नॉन लीनियरिटी, ये उसकी भी प्रॉपर्टी आएगी नॉन लोकल होने की भी। हाँ एग्जैक्टली, सिग्नल प्रोसेसिंग वाले सारे यही काम करते हैं। मैं आऊँगा इस पर, बड़े नाइवली लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा कि नॉन लोकल कैसे होती हैं चीज़ें। जब हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी तो हमने उसमें नॉन लोकेलिटी के बारे में बात नहीं की थी। मैंने कहा था फील्ड थ्योरीज लोकल है, तो मैं इस दफ़ा शुरू ही वहाँ से करूँगा कि वाई इट बिकम्स नॉन लोकल। तो मैं आऊँगा इसके ऊपर आज के लेक्चर में या अगले लेक्चर में। अच्छा, दूसरी जो क्वांटम मैकेनिक्स में एक और चीज़ थी वो इसके अलावा ये थी कि अनसर्टेनिटी का तो जिक्र मैंने कर लिया। इसका मतलब अनसर्टेनिटी है तो क्या मेजरमेंट ही ना करूं? देखे ना, गैर यकीनी है तो एक तो तरीका यह है कि मैं मेजरमेंट ही ना करूं। एक तरीका मैं मेजरमेंट करूं, बार बार एक ही जैसा सैंपल प्रिपेयर करूं, बार बार उसकी मेजरमेंट करूं और कोई ना कोई एक प्रोबेबिलिटी निकाल लूं डिस्ट्रीब्यूशन के, भाई इतना प्रोबेबल है कि ये होगा। वो 100% नहीं होगा, लेकिन अगर 98%, 97% या 90% भी हो तो मैं कहूँगा ठीक है। इसका मतलब है सम हो स्टैटिस्टिक्स भी आ गई है बीच में, है ना। तो अमूमन आप क्वांटम मैकेनिक्स करते हुए स्टैटिस्टिक्स पे गौर नहीं करते, बट सम हो स्टैटिस्टिक्स इज इन बिल्ट इन दिस वे कि आपने प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट की है। तो जो पहली चीज़ मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स की थी डिटर्मिनिज्म। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप मुझे शुरुआत प्रिसाइजली भी बता दें, even then I cannot determine anything with 100% certainty. लेकिन मैं ये कहता हूँ I can determine everything with uncertainty. तो अनसर्टेनिटी के साथ मेजरमेंट कर सकता हूँ, सर्टेनिटी के साथ नहीं। तो ये एक दोनों में क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में एक वाज़ेह फ़र्क है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आज कोर्स का मोटिवेट करूँगा कि कोर्स में हमने पढ़ना क्या है। इसमें यानी हमने छोटी सी चीज़ करनी है जो अगले मैं 5 मिनट में बता दूंगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और कोर्स ख़त्म हो जाएगा। वो ये कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसी वक्त हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी पढ़ा। हमने कहा एक और सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 2 बंदे कन्विंस्ड हैं। क्वांटम मैकेनिकली तो कोई कन्विंस नहीं है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अलावा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी 2 बंदे कन्विंस्ड हैं। एक बंदा इस बात पे कन्विंस्ड है, सिर्फ एक मुझे हाइपोथेसिस करना पड़ा, दूसरा भी हाइपोथेसिस मैं बता देता हूँ क्या करना पड़ा। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये क्लासिकल से जुड़ा हुआ था। पहला यह था कि जी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों हमें पता चला था? हमने पहले यही समझा जाता था कि देखें हम जो वैल्यूज़ है ना हमारी, वो थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर
ये है कि हम एक गिवन सर्कमस्टांसेस में से लेके चीज़ों को चलते हैं। हमने ये कहा था कि हम लोग इसको लेके चलते हैं कि जी ठीक है, एक वेव है तो वेव को प्रोपेगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, यही मानते थे ना। यही सोचा है हमने कि ये सूरज की रोशनी ज़मीन तक 8 मिनट में पहुंचती है तो इसको भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो हमने कहा कोई ईथर है, मौजूद है दरमियान में। अब अगर ईथर मौजूद है तो वेव में हमने देखा कि अगर पानी की वेव के साथ कोई चीज़ चले तो तेज़ चलती है, या अपोजिट चले तो स्लो चलती है। इसका मतलब है हम अगर स्पीड रोशनी को मेजर करें तो हमें एक डिफरेंस नजर आना चाहिए अगर दो डिफरेंट पाथ्स में मेजर करें। यही माइकलसन एंड मॉर्लेस ने किया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया था और कोई फ़र्क नहीं आया था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा जाता है द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेल्ड एक्सपेरिमेंट। पता आपको, हम तो तजर्बा करते हैं, देखें ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना कि नहीं या वेव है तो चली आ रही है। तो यहाँ इस मसले को हल किया आइंस्टाइन ने कहा नहीं भाई, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इन ऑल इनर्शियल वैक्यूम के अंदर। सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक कांस्टेंट है इन वैक्यूम, और वही है जो 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर फी सेकंड होती है जी। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि उसने कहा था कि जो क्लासिकल के कवानीन, जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं, कोई भी लॉज हैं फिज़िक्स के, माइक्रोस्कोपिक हैं, मैक्रोस्कोपिक हैं, कुछ भी हैं, छोटे लेवल के हैं, बड़े के हैं, वो अगर एक फ्रेम में जिसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है और कोई दूसरा फ्रेम जिसके पास कोई एक्सेलरेशन है, दोनों जो मर्जी फ्रेम होते हैं, दोनों में मेजर करें तो सेम रहते हैं। ये दो चीज़ें थी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थी। और देख लें, दोनों का ओरिजिन में कोई क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है। इनर्शियल फ्रेम्स, फ्रेम का ताल्लुक क्वांटम मैकेनिक्स से नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स से है। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आप यही पढ़ते थे, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आते थे ना तो अजीब गरीब सी फोर्सेज आना शुरू हो जाती थी जो नज़र ही नहीं आती थी, जिन्हें आप कहते थे जिस तरह के कोयरालिस फोर्स बन जाती थी, मैग्नस फोर्स बन जाती थी, वगैरह वगैरह। तो कोई सूडो फोर्सेज आना शुरू हो जाती थी विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन इनर्शियल ऑफ द इनर्शियल फ्रेम्स। तो ऐसे फ्रेम्स की बात हम करते थे क्लासिकल मैकेनिक्स में ज़्यादातर, जो जिनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था। तो इसको आइंस्टाइन ने भी कहा कि जो फिज़िक्स के कवानीन एक फ्रेम में हैं, वही फिज़िक्स के कवानीन जो हैं वो दूसरे इनर्शियल फ्रेम्स में। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बात पे भी बिलीव करते हैं कि आइंस्टाइन ने ना, मैंने कई दफ़ा कई लोगों से ये बात सुनी कि वो कहते हैं कि चूँकि आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स को मानता नहीं था इसलिए उसने इसको क्लासिकल चूज़ की। ये पेपर 1905 के हैं एंड द क्वांटम मैकेनिक्स वाजंट डेवलप्ड एट दैट टाइम। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि पहली दफ़ा जो वेव इक्वेशन लिखी गई थी वो 1925 में लिखी गई थी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में 1905 प्लैंक्स के उससे ही शुरू थी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी अगर आप देखा जाए तो कोई क्वांटम मैकेनिकल नहीं था, वो एक क्लासिकल एनालॉग से निकाला गया था, प्लैंक्स की थ्योरी को यूज़ करके, उसकी कोई डेरिवेशन नहीं की गई थी। आज हम इस कोर्स के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेरिवेशन भी करेंगे बाकायदा, एक फील्ड और उसको लेके सर्फ यानी इलेक्ट्रॉन फील्ड की इंटरेक्शन से हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रॉब्लम आपको दूंगा ये करने के लिए। एक मैं करूंगा और एक आप उससे मिलता जुलता करेंगे। अच्छा चलें, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पार्टिकल हो जो छोटा भी हो और स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव करना चाहे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो फंस गए ना, फिर तो क्वांटम मैकेनिक्स आ गई और स्पेशल रिलेटिविटी भी आ गई। यहां सबसे बड़ा मसला शुरू हो गया था कि एक में अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी के ऊपर वो चलता भी बड़ा तेज है ना। तो ये जो थी ना, ये बड़ी बेजोड़ सी, मैं अमूमन इसके बारे में कहता होता हूँ कि दैट वाज एन अरेंज्ड मैरिज, लेकिन इट वाज नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड। इसको सही तरह अरेंज नहीं किया गया था। हाँ, फिर लोगों ने कहा कि नहीं, इधर उधर से उन्होंने कहा नहीं कुछ कंडीशन लगाते हैं यार, कुछ अर्सा ठीक। उन्होंने कहा जो खराबियाँ, बजाय इसके कि हम इससे करें कि ये शुरू इस ठीक करें, जो खराबी आती जाएगी ना तो कोई ना कोई बड़ा आदमी बीच में पढ़ के ठीक करता जाएगा उसको। तो रंग बिरंगी बड़े बड़े बंदे पढ़ते रहे और आज बिल्कुल हमने इनको स्मूथ इन कर दिया है यार, परफेक्टली इन एग्रीमेंट ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैसे हमने इनको जोड़ा, क्या मसले आए, उन मसलों को कैसे हल किया गया, ये इस कोर्स में हम पढ़ेंगे पहले 5 से 10 लेक्चर्स में। उसके बाद जब हम मसले हल कर लेंगे तो फिर हम इनसे रंग बिरंगी चीज़ें निकाल के देखेंगे कि भाई फिर वो खुद सियाने हो जाएंगे, है ना। वो बताएंगे तुम इस तरह कर लो, एटम इस तरह इंटरेक्ट कर ले, इस तरह कर ले, है ना। क्या ख्याल है? तो फिर हम ये सारी चीज़ें करेंगे इस कोर्स में। तो
पहले जो चीज़ रिवाइज़ करने की ज़रूरत होगी वो क्वांटम मैकेनिक्स होगी, फिर जो चीज़ रिवाइज़ करने की ज़रूरत होगी वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। मैं कोई लंबे चौड़े तरीके से रिवाइज़ नहीं करूँगा। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं एडवांस क्वांटम का कोर्स वो क्यों नहीं पढ़ा रहा जो मुझे पढ़ाना चाहिए, जिसमें एरिनव बॉम्ब इफेक्ट हो, फलां हो फलां हो फलां हो। इस कोर्स के पढ़ने के बाद ना अब घर जाएंगे ना तो बेडरूम में बैठ के पढ़ सकेंगे। आप कहेंगे यार ये इस पे पूरा कोर्स हमने लगाना था आप, क्योंकि ये कोर्स उससे बहुत आगे की चीज़ें सोचने के लिए आपको और मैथमेटिकली डेवलप करेगा। मैं वंस अगेन ये कह रहा हूँ कि ये कोर्स मैथमेटिकल होगा और ये अपने जहन से निकाल दें कि क्वांटम मैकेनिक्स के बगैर कुछ हो सकता है। वो एक ही चीज़ हो सकती है क्वांटम मैकेनिक्स के बगैर, बस, और वो फिज़िक्स नहीं होगी, बाकी केमिस्ट्री भी नहीं होगी, मैथ्स भी नहीं होगा। बस एक ही चीज़ हो सकती है, जो आप करना चाहें इनको छोड़ के वो आप घर में कर सकते हैं। कुकिंग में कोई क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है, तो यू कैन डू इट इजीली, नो प्रॉब्लम। लेकिन यह क्वांटम मैकेनिक्स एक सीरियस बिजनेस है और हर बंदे को पढ़नी चाहिए। तो चलिए, मैंने आपको तमहीद बांध दी कि मैंने क्या करना है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, जो लोग नए आए हैं, सवाल ना पूछने पर पाबंदी है, सवाल पूछने पर कोई नहीं। हाँ हाँ, सही कह रही हैं आप, लेकिन मेजरमेंट के लिए कैसे हाथ लगा के देखेंगे? देखें ना, ये एक बंदे का जिसने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी उसके सोचने का अंदाज़ है। वो कहता नहीं वहाँ पर भी है, बिल्कुल ठीक है, चलें, वेरी गुड, वेल डन। हाँ सही है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन मेजरमेंट करनी पड़ेगी ना। हाँ, मेरी हमेशा ख़राबी हुई है। तो कोई सवाल हो यहाँ पर, जो लोग इधर नए आए हैं वो सवाल पूछने के नंबर हैं यहाँ क्लास में, जो नहीं पूछेगा उसके कट जाएंगे। आपको मिलेंगे भी नहीं जी, हाँ पूछ लेंगे। लेकिन सर इसमें हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है और जैसे वो ट्रांजिट कर रहा है, तो सर ये फोटोन से क्यों नहीं हो सकती? मतलब सारी डेरिवेशन भी अगर हम देखें तो कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि ये वेव से क्यों नहीं हो सकती। अगर मैं इनफ एनर्जी दूँ किसी वेव को तो क्या फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट होंगे? क्वांटाइज एनर्जी देनी पड़ेगी, बाकी वर्क फंक्शन की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले उस चीज़ को आज़ाद करेंगे फिर दौड़ाएंगे। आज़ाद करने के लिए आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो आज़ाद हो जाए, बाकी दौड़ने में लगा देगा वो। तो ये वर्क फंक्शन से पता चलता है, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट। उसका बहुत अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट है जो आप हॉल इफेक्ट करते हैं, शायद आपने अपने अंडर ग्रेजुएट्स में किए हो ये एक्सपेरिमेंट। वो हर दफ़ा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मर्करी के साथ पीक आती है ना, तो वो ये है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। बोहर ने ये कह दिया था ना एक्चुअली। अच्छा चलें, अच्छा निशात ने पूछ लिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब हम क्लासिकल माइंड सेट के साथ इलेक्ट्रॉन को पढ़ना शुरू किया, हमने क्या कहा, हमने कहा इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। मैक्सवेल भाईजान हमें बता चुके थे कि जब एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करता है तो कोई ना कोई एनर्जी रेडिएट करता है। एनर्जी रेडिएट करता है तो इसका मतलब ये है कि उसे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट करता जाएगा, प्रोटॉन तो उसे अपनी तरफ खींचने में लगा ही हुआ है ना। पहले तो बहुत तेज़ घूमता है तो घूमता रहेगा, जब उसकी एनर्जी कम होगी तो अल्टीमेटली उसकी छोटी होती जाएगी एंड स्पाइरल मूवमेंट के बाद वो अल्टीमेटली आगे फोटॉन के साथ मिलके तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा या किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सेकंड डिबेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हुआ नहीं ना। अगर ऐसा होता तो हाइड्रोजन भी स्टेबल ना होता, बट हाइड्रोजन तो स्टेबल था। मेजरमेंट करने के लिए हम जिंदा थे, सोचने के लिए। हाइड्रोजन ना होता, वाटर ना होता, वाटर ना होता तो दिमाग ना होता, दिमाग ना होता तो कुछ ना होता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा तो है, स्टेबल तो है। एक्सपेरिमेंट तो था हमारे पास ये ना। फिर हमने इसकी स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया? फिर बोहर ने कहा जी कि ठीक है, लोग हाइपोथेसिस कहते हैं बट दैट इज़ इंट करेक्ट, लेकिन उस डिबेट में मैं नहीं जाता। लेकिन उसने कहा कि जी एक क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है और उस क्वांटाइज्ड एनर्जी का जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच बार होता है गालबन। तो ये दो उसके कॉन्सिक्वेंस थे। तो इससे ये हमारा मसला हल हो गया था। लिबरेट करने के लिए हमें एग्जैक्टली उतनी एनर्जी ही देनी पड़ेगी, बाकी एनर्जी नहीं। कितनी देंगे? उसकी एनर्जी हमेशा एच न्यू होती है, वो रहती वही है। यही तो इंटेंसिटी से नहीं फर्क पड़ता, एनर्जी। क्वेश्चन ये है कि मतलब हम क्यों पार्टिकल नेचर पे मजबूर हो गए? नहीं, हम पार्टिकल नेचर पे कोई मजबूर नहीं हुए थे। हम कोई मजबूर नहीं हुए थे पार्टिकल नेचर पे। मैं जिस तरीके से ये चीज़ें कराऊंगा आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
मैं 2 डिफरेंट चीज़ें आपको कराऊंगा, कॉम्पटन स्कैटरिंग और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप दोनों नेचर्स देखेंगे चीज़ें के, देखिएगा आप, मैं इसको ज़रूर करूंगा और बाकायदा डिराइव करके दिखाऊंगा आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल से, दोनों प्रिंसिपल्स को इस कोर्स में। 2 ना कर सका, एक करूंगा, दूसरा असाइनमेंट दूंगा और बाद में उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, मैंने करके रखा हुआ है वो। ठीक है, तो मैं इस बहुत डिटेल से हम आएंगे, जो भी है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब फंडामेंटल प्रिंसिपल से मैटर फील्ड इंटरेक्शंस पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें निकल आएंगी, देखिएगा। और कोई सवाल? अजहर? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा चले, तो चले क्वांटम मैकेनिक्स को रिव्यू कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को क्विकली रिव्यू करने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगाऊंगा। इसलिए नहीं लगाऊंगा कि हमारा क्वांटम फील्ड थ्योरी का कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ा है, अगर कोई बंदा चाहता है तो उसको भी सुन ले, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स में जो जिस क्लास में ज़रूरत होगी वो मैं सारा लेके चलूँगा, आपको पिछला कुछ पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। तो मैं बैकग्राउंड नॉलेज पे नहीं जाऊँगा कि आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप उसमें भी पूछ लें। लेकिन पता है एक पीछे चलने की भी एक हद होगी ना, है ना, ऐसा तो नहीं होंगे उल्टा चलते रहें, पता चले कि वापस पहली जमात में दाखिल हो गए जाके, ऐसा नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि जहाँ हम रुकेंगे वहाँ सारे ही रुकेंगे। चलें क्विकली रिव्यू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज में मैं रिव्यू करूँगा क्वांटम मैकेनिक्स को, थोड़ी सी जो आप बचपन में पढ़ते रहे उसे एक स्टेप आगे की। लेकिन अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई बताएगा आप में से सबसे पहली चीज़ क्या थी? कोई भी स्टेट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम हो, देखें एक फिजिकल सिस्टम डिफाइन होता है, उसकी कोई ना कोई स्टेट होती है। एक क्लासिकल मैकेनिक्स में भी उसकी एक स्टेट होती है, पोजीशन, उसको बदलते हैं वेलोसिटी आती है, उसको दोबारा बदलते हैं तो एक्सेलरेशन आता है ना। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, अपने हिसाब से वो 0 पे पड़ा हुआ है, तो ठीक है, वो भी तो पोजीशन है ही ना इसका। लेकिन क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ अ सिस्टम किस चीज़ से रिप्रेजेंट की जाती है? किस चीज़ से की जाती है जी, कौन बताएगा? वेव फंक्शन से। अच्छा, जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स कहूँगा ना तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक होगी, अभी रिलेटिविटी इसमें नहीं आई होगी। स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन, स्टेट फंक्शन हम उसको कहते हैं। बिल्कुल, जो अगर वही चीज़ क्लासिकल में ले जाते तो पोजीशन होती। अच्छा, ये स्टेट फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, और कन्वेंशनली ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये फंक्शन हो सकता है कई पोजीशंस का, Q1, कोई n पोजीशंस हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल हैं सिस्टम के अंदर। एक्सटर्नल क्यों है? ये एक पोजीशन तो बाहर की चीज़ है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है फिजिकल सिस्टम कुछ पैदाइशी चीज़ें भी लेके पैदा हुआ हो, है ना, मसलन स्पिन, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये स्पिन का भी फंक्शन हो। और टाइम का तो इसको होना ही होना है, अगर टाइम के साथ नहीं बदलेगा तो फिजिक्स में कोई यूजफुल चीज़ नहीं है ये। इसका मतलब है ये पोजीशन का फंक्शन है, उन चीज़ों का फंक्शन है जो पैदाइशी इसको मिली हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन वगैरह, हर चीज़ की पैदाइशी स्पिन है, 0 भी है, ठीक है ना, और टाइम का फंक्शन है। तो इस चीज़ से स्टेट फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल सिस्टम को। और अगर आप देखें ना इसको, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज डिफाइंड एज साई विच इज अ फंक्शन ऑफ Q, S एंड T। Q and T are external, S is the internal property of the system। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फिजिकल है? ये फिजिकल नहीं है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्यों कॉम्प्लेक्स है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स ना हो तो क्या होगा। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसका मतलब है मैं तो इसको मेजर नहीं कर सकता, फिजिकल चीज नहीं है ना फिर तो, लेकिन है किसी फिजिकल सिस्टम की प्रॉपर्टी, पर खुद बजाते खुद एक कॉम्प्लेक्स चीज है। तो फिर मैं क्या करूं जी, क्या करूं मैं इसको? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं स्क्वायर करूं तो किस तरह स्क्वायर करूं? चलें आप बताएं। मॉड्यूलस स्क्वायर करूं, क्यों? मुझे पता है अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर करूं तो नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब है इस पे एक कंडीशन है, वो ये है कि साई Q, S एंड T, इसका मैं अगर मॉड्यूलस स्क्वायर करूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो 0 हो सकता है
या हमेशा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। इसके बारे में आगे जाके भी हम बात करेंगे कि इससे क्या मुराद है। अगर यहां तक कोई हो तो सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। स्टेट फंक्शन का मॉड्यूलस का 0 होने का क्या मतलब स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती? एग्जिस्ट नहीं करती, हाँ। मतलब आप स्टेट लिख रहे हो फिर बाद में कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन हम देखेंगे कि इसका मतलब है जो हमने लिखा उसकी हमारी लिखी गई चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 थी। देखिएगा जब हम प्रोबेबिलिटी की इंटरप्रिटेशन में करेंगे। अच्छा, आप ये देखें ना, मैंने तो Q, S और T ये मैंने एक के लिए लिखा। अगर ऐसे कई Q होते तो मैं सारों पे सम करता, ऐसी कई स्पिन होती मैं सारों पे सम करता, तो टोटल आंसर जो है अगर तो वो ग्रेटर देन वो 1 होता। उसमें कुछ 0 भी होती, कुछ होती, लेकिन सब कुछ जमा करता तो टोटल आंसर 1। तो इसी के कॉन्सिक्वेंस से हम प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है। तो आउट ऑफ मैनी पॉसिबिलिटीज हम लिखेंगे, पता चलेगा ये जो हमने लिखा है ये ठीक नहीं है। सर मैं आपने ऊपर डिफाइन कर दिया था ना कि वो सारी पॉसिबिलिटीज पे आपने शॉर्टहैंड में हाँ, लेकिन अभी तक मैंने मॉडुलर स्क्वायर किया है, सम नहीं किया। सम करूंगा तो 1 नहीं लिखूंगा, फिर 0 नहीं करूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये तो स्टेट होगी ना, यहाँ तक सब क्लियर है, आपने सब चीज़ें देखी। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। दूसरा है जी कि जो ये तो पहली चीज़ है क्वांटम मैकेनिक्स की, जी स्टेट चाहिए हमें। दूसरा चाहिए कि हर ऑब्जर्वेबल, फिजिकली ऑब्जर्वेबल के लिए कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। एक तो स्टेट है, स्टेट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोई ना कोई फिजिकल ऑब्जर्वेबल चाहिए होगा, और फिजिकल ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। तो दूसरा पोस्टुलेट ये है कि for physical observables, there are ऑपरेटर्स। और यूजुअली जो ऑपरेटर्स हम लिखते हैं ना वो पोजीशन का फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि जब हम पोजीशन स्पेस में बात कर रहे होते हैं ना, तो देखें ये चूंकि पोजीशन का फंक्शन थे ना, तो जब हम ऑपरेटर भी लिखेंगे तो इन्हीं वेरिएबल का फंक्शन लिखेंगे। मसलन मोमेंटम ऑपरेटर जो था क्वांटम मैकेनिक्स में, आप कहते हैं जी कि मोमेंटम ऑपरेटर है पी हैट, चाहे तो इसके साथ इसको लिख लें h बार ओवर आयोटा d बाई डी क्यू आई लिख लेते हैं। चलें, i क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। i कैन बी 1, i कैन बी 2, i कैन बी 3, i कैन बी n। तो ये देखें पोजीशन ऑफ जो मोमेंटम का ऑब्जर्वेबल है उससे जो चीज़ जुड़ी हुई है वो पोजीशन की फॉर्म में लिखा है हमने। अब देखिएगा हम पोजीशन को लिख लेंगे मोमेंटम की फॉर्म में, क्योंकि दोनों कानूनी वेरिएबल्स हैं। अब देखिएगा, और ये पता है कहाँ से हमें पता चल जाता है, रफली हमें कहाँ से पता चल जाती है ये चीज़, मैं आपको बताऊँ, जस्ट इंट्यूशन के लिए। आपने पढ़ा हुआ है ना, इसका मतलब है सम हो, मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी एज, लिख सकता हूं ना मैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इनको p कहूं, स्मॉल चेंज करके कहूं तो d बाई डी एक्स कर लूं तो मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब होगा 1/x की तरह की चीज़, वो समझने के लिए। अगर मैं p लिखूंगा, x लिखूंगा तो 1/p की तरह का होगा। अब देखिएगा आयोटा क्यों आता है, उसकी एक ख़ास वजह है, वो भी आपको पता चल जाएगी। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लें। लेस, ये वो नंबर है जिससे छोटी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे छोटी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी आप कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा पी, अमूमन लिखा जाता है, बाज़ बुक्स में लिखते हैं h बार बाई 2, बाज़ का कुछ लिखते हैं, बट 2 का फैक्टर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। h बार बजाते खुद बहुत छोटा नंबर है, इससे छोटा कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी स्टेट नहीं प्रिपेयर कर सकते आप, क्योंकि डेल्टा एक्स है वेरिएंस इन एक्स है, डेल्टा पी वेरिएंस इन पी है। वो वेरिएंस कभी भी एक ख़ास नंबर से छोटी नहीं होगी, यानी इट कैन नॉट बी लेस देन दिस नंबर। h बार इज द क्वांटम मैकेनिकल स्केल। h बार वो स्केल है जिस पे क्वांटम मैकेनिक्स वैलिड होती है। h बार मतलब कहाँ से है, मतलब कोई प्रूफ या एक्सपेरिमेंट या अच्छा, h बार कहाँ से है, कुछ नेचर। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड, वेरी वेल डन।
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहाँ से आया। फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, उनका जवाब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। मसलन आपने फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का नाम सुना हुआ है, अल्फ़ा। हाइड्रोजन के लिए 1/137 होता है। 1/127 होता तो हाइड्रोजन एटम स्टेबल ना होता। दैट इज़ वाई मैं हमेशा इसके बारे में कहता हूँ दैट इज़ अ वेरी फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इसलिए वेरी फाइन है कि ना होता तो कुछ ना होता। तो कुछ नेचर के अंदर ऐसे कांस्टेंट है जो फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं, जिनको हमने डिड्यूस किया कहीं ना कहीं। जिस तरह कैवेंडिश का कांस्टेंट है वो वही रहता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है वैक्यूम के अंदर, सब चीज़ें हमने कर ली। ये भी एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। कोई भी चीज़ लिखी जाएगी हमेशा उस फंडामेंटल कांस्टेंट्स की फॉर्म में लिखी जा सकती है। इनका अपना ओरिजिन क्या है, ये प्लैंक ने अपने फार्मूला से बता दिया था कि जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है वो फ्रीक्वेंसी के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने से आती है जिसकी वैल्यू ए है, और उसको हमने फंडामेंटल प्लैंक कांस्टेंट कर दिया था। तो यहाँ से आया था ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम से। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये वो स्केल है जो क्वांटम मैकेनिक्स की स्केल है। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्वांटम मैकेनिक्स की स्केल है। ये यूजुअली आप देखिएगा कि हम जब मैच्योर हो जाते हैं तो हम ये नहीं लिखते, हम ये लिखते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच बार, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच बार कर देते होते हैं। वह तकरीबन इतनी है क्या, या थोड़ा सा बड़ा भी हो इस नंबर से, थोड़ा सा छोटा भी हो, थोड़े से एच बार बाई 2 हो या एच बार हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उनमें। तो 10⁻⁻35 है तो -25 बराबर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, ये यहाँ से आया था। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो लॉ है वो ये है कि फिजिकल सिस्टम भी बन गया, ऑपरेटर भी बन गया। अब तो मेजरमेंट की ज़रूरत है ना। अच्छा, फिजिकल सिस्टम जो है वो किसी ना किसी ऑपरेटर की एक ऐसी स्टेट हो सकता है कि उसके ऊपर हम ऑपरेटर को लगाएं तो वो स्टेट ना बदले। ऐसी स्टेट्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं कि वो आइगन स्टेट्स थी। तो तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस है इसका वो ये था क्वांटम मैकेनिक्स का कि किसी फिजिकल सिस्टम की कोई ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करेगी जो उसकी आइगन स्टेट्स होंगी, और उस आइगन स्टेट की ख़ास बात यह है कि अगर उस स्टेट के ऊपर मैं कोई ऑपरेटर लगाऊं, मैं ब्यॉर्कन की नोटेशन में बात करता हूं, चलें पहले इस तरह बात कर रहे थे कि अगर मैं ए हैट किसी स्टेट साई एन पे लगाऊं और ये ना बदले और साथ में एक नंबर मुझे मिल जाए, तो ऐसी स्टेट्स को मैं कहता हूं कि ये उसकी आइगन स्टेट्स हैं। ये कुछ ख़ास किस्म की स्टेट्स होती हैं। मैं डेली लाइफ में इसकी मिसाल कई दफ़ा दे चुका हूं, जब अंडर ग्रेजुएट क्वांटम मैकेनिक्स कभी पढ़ाऊं तो आपको भी बता देता हूं। फ़र्ज़ कीजिए आपने के घर में कोई चीज़ है जो फिज़िकल सिस्टम है, वो लेट्स से क्या आपको घर का माइक्रोवेव ओवन है, सबके पास ही होता है। चलें, इलेक्ट्रिक स्विच है, ये बोर्ड है, ख़राब हो गया, लाइट नहीं जल रही, एक स्टेट है ना। आपने एक ऑपरेटर बुलाया, ऑपरेटर ऐसा तो नहीं करेंगे ना कोई जो है वो सरिये जोड़ने वाला बुला लें। आप एक फिजिकल ऑपरेटर बुलाएंगे ना जो इस फिजिकल स्टेट के लिए होगा। वो ऑपरेटर आया, रियल लाइफ की एग्जांपल बड़ी डिस्ट्रक्टिव है। वो आया, उसने बोर्ड खोला, कोई घंटा पूरा कुछ ना कुछ करता रहा, एंड ऑफ द डे लाइट फिर नहीं जली और उसने कहा कि मैंने इतना काम तो किया, आप मुझे पैसे तो दे दें, है ना। तो स्टेट नहीं बदली, ऑपरेटर ने काम भी किया लेकिन कोई ना कोई बिल भी वसूल कर लिया। वो जो बिल आपने वसूल किया स्टेट बदले बगैर, दैट इज नोन एज एन आइगन स्टेट, आइगन वैल्यू। ठीक है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हम चाहते नहीं हैं। ठीक है ना, ऐसा रियल लाइफ में हमारे साथ होता भी है। पता चलता 4 स्विच थे, उसने चारों खोल लिए, जो पहले ख़राब था वो ठीक हो गया, जो पहले ठीक था वो ख़राब हो गया। तो इसका मतलब देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, आउट ऑफ सम पॉसिबिलिटीज़ कोई एक ना एक उसकी आइगन स्टेट फिर बन गई है। ख़राब पे था, ख़राब पे दोबारा आ गया। ऐसे प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप एक सिस्टम को खोल सकते हैं बहुत सारी आइगन स्टेट्स में, किसी ना किसी आइगन स्टेट में किसी ना किसी स्टेट में वो उस ऑपरेटर की आइगन स्टेट होगी, बाकी सारियों के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि वो क्या है। इस पे हम आते हैं। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो आपका तो प्लीज़ को पूछना चाहे तो। अच्छा, यूजुअली जो ऑपरेटर होता है ना ये वाला, ये बात याद रखिएगा, ये वो चीज़ है जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में डेली लाइफ नहीं पढ़ते। ये उन्हीं कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होता है जिन कोऑर्डिनेट्स का ऑब्जर्वेबल फंक्शन होता है, जिनका वेव फंक्शन होता है, यानी साई एन जो कि फंक्शन है क्यू एस ओ टी का।
तो ये जो आपको वैल्यू दे रहा है ये उस फंक्शन को नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर कोई और वेरिएबल्स आए, ये किसी और वेरिएबल्स का फंक्शन हो, ये किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो, ऐसा नहीं होगा। दे शुड बी द वेरिएबल, दे शुड बी द फंक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ वेरिएबल्स। और जो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उनमें ऑपरेटर्स को अमूमन हम पोजीशन टाइम वगैरह का ही फंक्शन लेते हैं, और वे फंक्शन को भी हम पोजीशन टाइम वगैरह की फॉर्म में लिखते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम इंट्रिंसिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे ना चले जाएं। 3 पोस्टुलेट बहुत दफ़ा पढ़े आपने क्वांटम मैकेनिक्स के। नई बात सिर्फ ये आई कि इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन दे आर द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड सो आर द ऑपरेटर्स द फंक्शन ऑफ पोजीशन। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन यहां तक किसी का? इतनी क्वांटम मैकेनिक्स आपने सारी पढ़ी थी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था, पूरे 2 सेमेस्टर लगा के ना। मगर एक चीज़ और पढ़ी थी, वो ये थी जिसे हम कहते होते हैं कि देयर इज एन एक्सपेंशन पोस्टुलेट। एक्सपेंशन पोस्टुलेट का मतलब क्या है कि आप किसी भी वेव फंक्शन को खोल सकते हैं, दैट इज नोन एज, नेक्स्ट इज दी, मैं इसकी आपको एक मिसाल दूंगा, दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन। मैं कोई फैंसी लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, देयर इज अ लीनियरिटी प्रॉपर्टी फलां फलां, उसके बगैर भी काम हो सकता है, लेकिन टेक्निकल टर्म वो भी हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि फर्ज कीजिए आपका कोई वेव फंक्शन है साई, आप उसे खोल सकते हैं उसके मुख्तलिफ बेसिस में और सम कर दें अगर सारी उसके ऊपर, तो वो टोटल साई बन जाता है। मसलन मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं डेली लाइफ की, डेली नहीं बल्कि मैथमेटिकल फंक्शन। मैंने कहा था कोसाइन एक्स, अगर आप इस चीज को खोलें कोसाइन के एक्स, तो क्या बनता है ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, e टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस ओवर 2, है ना। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो है वो ऐसे लिखा हुआ है? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर आयोटा, देखिएगा जरा, लिख लिया ना मैंने, बेशक खोल के देख लें। 1/2 e टू द पावर आयोटा, n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 पुट करूंगा तो ये टर्म आ गई। तो आ गया ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई हैव ओपनड इट इन द बेसिस ऑफ e टू द पावर आयोटा के एक्स विद a b n इज इक्वल टू हाफ, है ना, ठीक है ना। अच्छा, कोई सवाल तो नहीं यहां तक? मैंने बिल्कुल, वेव फंक्शन तो कोई हैसियत नहीं रखता ना कोई हैसियत नहीं रखता ना, मेजरमेंट करूंगा तो पता चलेगा ना, बाकी तो कुछ नहीं ना, ठीक, सही है ना। जस्ट मैंने तो आसान एक लेमैन के लिए आपको बताने के लिए लिखा कि आई कैन राइट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम मैथमेटिकली। हाँ, अगर इसकी पावर 5 होती फिर सही समझ आती। अगर इसकी पावर चले 5 स्क्वायर होती तो कितनी बनती, क्यूब होती तो क्या बनती, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर ये वाली, इसका स्क्वायर ये वाली, और फिर सारी पॉसिबल टर्म्स लिखती। तो बहुत सारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स में आप खोल सकते हैं। अच्छा चलें, बिल्कुल सही है, लेकिन इन साई एन की क्या प्रॉपर्टी है? सॉरी, ये जो लिखे हैं मैंने, ये वाले, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? ये जितने साई एन लिखे हैं मैंने, इसका मतलब ये है कि इन साई एन्स की प्रॉपर्टी ये है कि अगर साई का मॉड स्क्वेयर्ड जो है वो 1 के बराबर हो, अगर मैं ये बात कर रहा हूं, या उससे थोड़ी सी पहले बात करता हूं मैं, फर्ज करते हैं अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करूं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, साई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसका मतलब है मुझे इसका स्टार लेना पड़ेगा। अगर मैं स्टार लेके इसको लिखूं कि ये फंक्शन है Q1 का अप टू सो ऑन, S1 का अप टू सो ऑन, और टाइम का, टाइम एक ही रखूंगा मैं, और किसी ऑपरेटर ए हैट को मैं लगाऊं, या चले एक सेकंड और ठहर जरा। अगर मैं ये लिखूं इसकी जगह दूसरा, साई ऑफ Q1 अप टू सो ऑन, S1 अप टू सो ऑन, एंड T, तो क्या जवाब आना चाहिए इसका? कौन बताएगा?
जी अच्छा चलें, वेरी गुड। एक और काम करता हूं मैं, वेरी गुड, वेरी वेरी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं सारे Q1 पे, सारे Qs पे, 1 2 3, 1 डायमेंशन होती तो सिर्फ एक पे करता, और लेकिन और सारी स्पिन्स पे सम करूं तो टोटल जवाब क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था ना मेरे पास। इसका मतलब यह है क्योंकि मैंने जिस तरह आपसे कहा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेट, ये डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइप बन जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। लेकिन अगर सारे सिस्टम के वॉल्यूम पे सम कर दूं, सारी इंट्रिंसिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे सम कर दूं, तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो 1 आनी चाहिए, बिकॉज द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अच्छा चलें, गुड। ऐसी ही प्रॉपर्टी को देख के आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि ये क्या होगा? dq1 सारों पे इंटीग्रेट करता हूं, साइन n ऑफ q1, नए स्टूडेंट में से, पुरानों में से कोई नहीं, s1 t साई m स्टार q1 अप टू सो ऑन s1 अप टू सो ऑन और t, और सारी एस पे भी सम कर दूं अगर, तो क्या जवाब आएगा? कौन बताएगा? आप अब ये देखें, छोटी सी चीज मैं लिखी है, जब इनके पास कोई इंडेक्स नहीं लिखा था तो आंसर 1 था, ऐसी था ना। अगर मैं इनका कोई इंडेक्स लगाऊं तो आंसर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसकी ये खूबसूरती है कि इसको कहते हैं क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा की ये खूबसूरती है कि ये 1 होता है अगर m और n बराबर हो, और ये 0 होता है अगर m और n बराबर ना हो। आ गया ना? अगर m और n बराबर हो जाते तो आंसर 1 हो जाता ना, तो यही चीज बन जाती ना। कोई सवाल यहां तक किसी का भाई? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, ऐसी चीजों को कहते हैं हम लोग, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आर्थो, दोनों नए लफ्ज है ना, आर्थो नॉर्मैलिटी। आर्थो है ऑर्थोगोनल से, नॉर्मैलिटी है नॉर्मलाइजेशन से। या तो ऑर्थोगोनल होंगे तो जवाब 0 होगा, अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो जवाब, अगर नॉर्मलाइज्ड है प्रॉपर्ली तो जवाब 1 होगा। वरना जितना भी 1 से बड़ा है ऐसे नंबर से आप डिवाइड करेंगे कि वो 1 बने, और वही नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपको 1 करनी है। ये समझ आ गई? इसका मतलब आप इस पोजीशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो बड़ा खूबसूरत तरीके से पढ़ा जाएगा। अ वेव फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड इन द बेसिस, कौन सी बेसिस? जो आर्थो नॉर्मल हो। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या एक्सपेंशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन कंप्लीट हुई है। यू कैन ओपन अ वेव फंक्शन इन द आर्थो नॉर्मल बेसिस। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें। सर अगर ऑर्थोनॉर्मल ना हो तो फिर हम उनको क्यों नहीं खोल? डुप्लीकेट 2 एक जैसे हो जाएंगे, डबल काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो बेसिस में खोलने के लिए आप हमेशा उसे, आप एक वेक्टर है 3 डायमेंशन स्पेस में, मैं इस बात पे जानना नहीं चाहता, चलें आपने जिक्र किया तो मैं चला जाता हूं, मैं थोड़ा सा आपसे एक तज़किरा कर देता हूं। एक वेक्टर है वी वेक्टर। आपने कहा मैं इस वेक्टर को खोलना चाहती हूं अपने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड में। ठीक है, आपने कहा जी ठीक है, मैं खोल लिया इसको एक्स वाई जेड में, कोई वेक्टर वी है, ये वाला वेक्टर। तो आप इसको कैसे खोलेंगी? अच्छा, आप इसको ऐसे खोलेंगी, आप कह रही हैं कि ये इक्वल होगा वी एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर, वी वाई, वाई यूनिट वेक्टर, वी जेड, जेड यूनिट वेक्टर। आप ऐसे भी तो खोल सकती थी ना इसको, v1 x, x यूनिट वेक्टर, प्लस v1 x, v2 x, x यूनिट वेक्टर, प्लस y के लिए यही रहता vy, y यूनिट वेक्टर, प्लस vz, z यूनिट वेक्टर। ऐसे इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशंस खोल सकती हैं, लेकिन ये दोनों फिर सम होके कोई नया v दे देंगे आपको।
तो इसका मतलब है आप उसे अगर डुप्लीकेट बार बार बेसिस में खोलती रहें जो एक ही जैसी हों, तो उन सारों को इकट्ठा कर लेंगी तो बाकी सारी बेसिस तो इसी तरह मिलेंगी ना। तो इंडिपेंडेंट बेसिस में खोलते हैं ना, यही वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन होती है। यही डेफिनेशन हम क्वांटम मैकेनिक्स की स्पेस में लेके जाते हैं और उस स्पेस को अमूमन कहा जाता है कि वो हिल्बर्ट स्पेस है। तो हिल्बर्ट स्पेस में स्टेट वेक्टर्स रहते हैं, खुलते वैसे हैं जिस तरह वेक्टर स्पेस में ऑर्डिनरी वेक्टर्स खुलते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अगर इनको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अलावा भी खोलें तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, आप उनको मिला के ऐसी चीज़ें बना सकेंगे जो आपस में इंडिपेंडेंट हो जाए। ये मैंने इंडिपेंडेंट बनाया था ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट बेसिस में खोला ना मैंने भी इनको। तो आप यू कैन ऑलवेज ओपन इट इन इंडिपेंडेंट बेसिस। क्लियर? ठीक है। और भी कोई बंदा कुछ पूछना चाहे? जी 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 सॉरी। सर ये जब हम ऑपरेटर क्या आपने पोस्टुलेट में बताया कि ऑपरेटर जब भी लगाते हैं तो उसमें स्टेट सिस्टम भी है वो चेंज होता है। तो मींस के अगर फॉर एग्जांपल मैं पोजीशन या मोमेंटम ले रही हूं तो वो उस दौरान वो चेंज करना जी जी जैसे आपने हम पहले बात कर रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन का सिस्टम में फोटोन से अगर करेंगे तो वो तो इंटरेक्ट कर लेगा स्टेट से। बिल्कुल सही बात है। तो वो फिर कैसे स्टेट हाँ, मैं ठीक है, मैं पहले आपका सवाल रिपीट कर देता हूँ कि पता तो चले मैंने सवाल सही समझा है। सवाल आपका ये है कि जो पहले आप कह रहे थे वो ठीक नहीं है, जो अब आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है ना। आप पहले कह रहे थे कि मेजरमेंट करूँगा तो अनसर्टेनिटी आएगी, और अब आप कह रहे हैं मेजरमेंट करूँगा तो सिस्टम उसकी एक आइगन स्टेट में आ जाएगा ना। लेकिन मसला है कि अब पांचवा प्रिंसिपल लिखूंगा तो आपके सवाल का जवाब वहीं पे आ जाएगा। सिस्टम की जितनी स्टेट्स आप प्रिपेयर करेंगे जब भी आप मेजरमेंट करेंगे आउट ऑफ दोज मैनी स्टेट इट विल कोलैप्स इन वन ऑफ द आइगन स्टेट्स। मसला हल हो गया ना। बहुत सारे थे अनसर्टेनिटी लिए आए थे, आपने उसमें मेजरमेंट लगाई तो किसी एक में वो किसी इट विल गिव आइगन वैल्यू इफ ऑफ एनी ऑफ इट्स आइगन स्टेट्स। इसके लिए मुझे बड़ी खूबसूरत ये स्टेटमेंट लगी जो क्वांटम मैकेनिक्स की किसी और किताब में नहीं मुझे लगी थी। ये लिखता है कि द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल ऑब्जर्वेबल इज एनी वन ऑफ द आइगन वैल्यूज। अनसर्टेनिटी आ गई ना बीच में खुद ब खुद, एनी वन ऑफ द आइगन वैल्यूज। जब हमें कोई भी एक वैल्यू मिली है उसकी एक खास प्रोबेबिलिटी होती है, वो प्रोबेबिलिटी जो हम मेजर करेंगे आइगन वैल्यू कोई चीज़ आनी होगी, तो वो चीज़ हमें कैसे, वो कहाँ से आती है जो प्रोबेबिलिटी होती है? मैं सॉरी ये सवाल वाकई मैं नहीं समझा। सर जो हम आइगन स्टेट मेजर कर रहे हैं, हम आइगन स्टेट मेजर नहीं करते, हम फिजिकल ऑब्जर्वेबल को लगाते हैं स्टेट पे और किसी ना किसी वो अपनी आइगन बेसिस में, जिस तरह ये कह रहा है ना, उससे हमें आइगन वैल्यू मिल जाती है एनी ऑफ द आइगन स्टेट्स, और वो टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं होती। हाँ वो कम प्रोबेबिलिटी होती है। वो प्रोबेबिलिटी कौन डिसाइड करता है, वो प्रोबेबिलिटी चेंज क्यों हो रही होती है? प्रोबेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए ना, ये बात है। तो शायद पूछना चाह रही हैं कि आइगन वैल्यू वही क्यों आती है जो आती है, बाकी की प्रोबेबिलिटीज का सर जिस तरह फॉर एग्जांपल कि अगर कॉइन को फ्लिप करें तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन जब मेजरमेंट होती है तो एक प्रोबेबिलिटी आती है, 100% वही होती है। तो शायद वही पूछ रही है कि वो क्लासिकल है। हाँ सर, लेकिन उसी तरह वो कोलैप्स हो जाती है ना, जिसको आप मेजरमेंट करते हो वो बिल्कुल, आउट ऑफ मैनी स्टेट इट कोलैप्स इन वन ऑफ द स्टेट्स। सर तो वो ये मेरे ख्याल से पूछना चाह रही हैं कि पहले चेंज थी 50-50 थी जैसे प्रोबेबिलिटी, लेकिन जैसे आपने मेजरमेंट किया तो वो किसी एक चीज़ में कोलैप्स होकर 100% दिखती है। बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही हूँ, लेकिन ये नहीं पूछना चाह रही, यकीन करें ये नहीं पूछना चाह रही। मैं इनको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये पूछ रहे हैं कौन डिसाइड करेगा। मैं करूँगा ना मैथमेटिक्स से, फिक्र ना करें। मैं ये जो मैं शायद इससे डिफरेंट चीज़ें पूछना चाह रही हूँ, वो पूछ लें चलें। चाहे वो इसका बेशक ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि डिफरेंट हर स्टेट्स के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है हर पूरे वेव फंक्शन के? वो प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है? हम उसे किसी ना किसी वॉल्यूम में, चले 3 डायमेंशन की बात करते हैं, किसी 3 डायमेंशन वॉल्यूम में उसका मॉड्यूलस स्क्वायर लेके उसके इस वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं तो पाया जाना। चले 1 डायमेंशन की बात करते हैं, 1 डायमेंशन की बात करते हैं। चलें, एक पार्टिकल था जो एक रोशनी है जो सूरज से निकली है, हमारे पास नहीं पहुंची, निकल चुकी है, हमें
उधर से किसी ने फ़र्ज़ की थी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से बता दिया, गलत चीज़ है लेकिन बता कोई नहीं सकता कि भाई रोशनी निकल, या चलें छोड़ें, नॉर्मल स्पीड पे कोई आपका रिश्तेदार निकला है किसी दूसरे शहर से, आपको नहीं बताया जी घर से चल पड़ा है, अब आप कहते हैं कि वो पहुंचा नहीं है अभी तक, है ना, आपको कैसे पता चला नहीं पहुंचा? फ़र्ज़ कीजिए आप घर के सबके आखिर वाले कमरे में बैठे हुए हैं, तो कैसे पता चला कि वो पहुंच गया है? घर में सिर्फ आप ही हैं, घर पे सिर्फ आप ही हैं बैठे हुए, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो आपके रिश्तेदार पहुंच गए हैं आपके घर या नहीं? वो दरवाज़ा खोलेंगी आपको फिर भी नहीं पता चलेगा, वो अंदर के दरवाज़ा खोलेंगी फिर भी नहीं पता चलेगा, जब वो आपके कमरे में एंटर होंगी तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब है आपने डिटेक्ट किया, आपने कहा निकल पड़ा था, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी थी इसकी, रास्ते में वो कई दोस्तों से मिला, उन्होंने कहा 10:15 पर मुझे यहाँ मिला तो यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी 1 थी, है ना, अगले ने कहा नहीं 10:50 पे मुझे मिला, अब उसकी 0 होगी वहाँ 1 हो गई थी, फिर करते करते जब एंड पे आपको मिला तो क्या होता है, आप कन्फाइन करते हैं ना सिस्टम को किसी वॉल्यूम में, व्हेन यू मेजर इट, वंस यू मेजर इट, इंटीग्रेट इट ओवर देयर, देन द टोटल प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1। और टोटल प्रोबेबिलिटी किस पे है? जहाँ से निकला, जहाँ पे आके, मैं क्लैप्स का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, जहाँ पे आके मेजर हो गया। तो आपने कैसे मेजर किया? जब वो आपसे मिला आके या मिली आके जो आपकी रिश्तेदार थी, तो आपने कहा कि भाई ठीक है, आउट ऑफ मैनी पॉसिबिलिटीज़ जो थी वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन यहाँ मेरे इस सिस्टम में आके वो थक हार के आके क्लैप्स हो गया। एग्जैक्टली, हम उस रीजन में आ जाए तो हम उस रीजन पे इंटीग्रेट करते हैं, और रीजन डिक्टेट करता है, ये इनका सवाल था कि प्रोबेबिलिटी कौन डिक्टेट करता है, तो वो रीजन करता है जिस पे आप उसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द वॉल्यूम। इसीलिए जब आपने फ्री पार्टिकल के सॉल्यूशंस लिखे थे ना, e⁻∗kx और e⁻⁻kx, वो नॉर्मलाइजेबल नहीं थे, दे आर नॉन नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशंस। साइन और कोसाइन नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशंस थे, जो नॉन नॉर्मलाइजेबल थे आपने उन्हें कैसे किया? आपने अपनी बाउंड्री को चॉप किया, आपने कहा मैं इधर से भी काट देता हूँ, इधर से भी काट देता हूँ, एक -L से लेकर +L तक इंटीग्रेट करता हूँ, देन यू गॉट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, लेकिन उसी L के ऊपर था। बहुत सारी चीज़ें आपने लूज़ की थी, उन पर मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन बट यू नॉर्मलाइज्ड इट। आपने कहा कि मुझे क्या गर्ज़ है, जिधर से मर्जी है, जितना मर्जी फ्री हो ना, मुझे तो ये गर्ज़ है, इधर से एंटर हुआ, उधर से निकल गया, यहाँ आया था, तो यहाँ पर आपने मेजरमेंट कर दी। तो ये डिक्टेट करता है आपकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये बात तो है कि कोई चीज़ अगर पैदा हुई है तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, अगर उस कहीं ना कहीं सारे पे मैं इंटीग्रेट करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जवाब 1 आएगा। उसमें आपके हिस्से का कितना जवाब आएगा 1 में से, वो फिर निकाल के देख लेते हैं अभी, ठीक है? फिर यही आप तो सवाल सही समझाओ ना, अब तो नहीं गलत समझा? ठीक है, हाँ, बस एक क्लैप्स कर गया ना यार, है ना। तो जब आपको बहुत सारी चीज़ें मिली, आपने एक में क्लैप्स कर दिया, अब जब बार बार मेजरमेंट करेंगे तो वही मिलेगा, फिर अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई है। ये एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं उसके ऊपर आता हूँ, जो आपने मुझसे अभी बात की थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर अब ए हैट को इसके ऊपर लगाऊं किसी साई एन पे, तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने आपसे यही कहा था ना कि अगर आप ए एन को किसी साई एन पे लगाएं, अगर आप ए हैट को, मैंने आपसे यही थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि साई एन जो आपने बेसिस में खोला है उस पे लगाएं तो ए एन साई एन। इसका मतलब है सिस्टम पे अगर आप ऑब्जर्वेबल लगाएं तो सिस्टम की कोई ना, वो जो अब मैंने अभी आपको स्टेटमेंट नहीं पढ़ के दी, इन एनी ऑफ इट्स आइगन स्टेट, वो बात होगी। अब अगर आप ए हैट को साई पे लगाएं, ए हैट को अगर आप साई पे लगाएं, जो साई किसका फंक्शन है, क्यू का, क्यू आई का कह लेते हैं, एस आई का और टी का, आई कैन बी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो क्या जवाब मिलना चाहिए था आपको, ए एन साई एन पे लगाते हैं, क्यू आई एस आई, और यही मिलना चाहिए था ना। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या होगा, अगर मैं साई स्टार Q1, वापस उसी नोटेशन पे आता हूं, S1 T A हैट साई पे लगाऊं, ये मैंने आपको जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसको एक्सप्लेन करता हूं अभी, क्या मतलब है उसका मैथमेटिकली। T अगर मैं सारे Q's पे इंटीग्रेट करूं और सारी स्पिन्स पे सम करूं तो क्या जवाब आना चाहिए, कौन बताएगा, कौन बताएगा?
मुझे साई का तो नहीं पता ना कि क्या करता है। मैंने तो कहीं नहीं कहा कि साई उसका आइगन फंक्शन है, मैंने तो कहा साई एन उसका आइगन फंक्शन है, लेकिन साई को मैंने खोल लिया ऐसी बेसिस में जो कि ए का आइगन फंक्शन है। वन ऑफ देम इज द आइगन फंक्शन ऑफ दैट। जरा देखें वो क्या बनती है। तो इसका जवाब क्या आएगा जी? शाबाश, इसका जवाब आ जाएगा ना, इसका चलें, इसका जवाब आ जाएगा। मैं इसको लिखता हूं, चलें, समेशन अपॉन एस, ठीक है, इंटू dq1 अप टू सो वन, ए एन का स्टार समेशन अपॉन एन और साई एन स्टार q1 s1 t। दरमियान में मैं रखता हूं a हैट और यहां पर लिखता हूं, अब मैं n नहीं लिखता ना, आपको पता है ना, दो इंडिसेस से ज्यादा इंडिसेस एक जैसे नहीं हो सकते, तो एक को मैंने n कह दिया, दूसरे को मैंने m कह दिया, इंटू ए एम इंटू साई एम q1 s1 t। ठीक लिखा मैंने या कुछ गलत लिख दिया? सारी समेशन वेशन इलादा कर लेते हैं, खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा क्या जाता है इससे, है ना, सारी समेशन वगैरह इलादा कर लेते हैं ना। तो ये लिख लेते हैं इधर, समेशन अपॉन n, समेशन अपॉन m, समेशन अपॉन s, dq1 अप टू सो वन। अच्छा, ये जब इस पे लगेगा, ये तो एक नंबर होता है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को देखते हैं ना, क्योंकि याद है मैंने आपको क्या कहा था कि a उन्हीं चीज़ों का फंक्शन है जिनका सम टाइम का भी जिनका साई फंक्शन है, याद है ना आपको, मैंने यही बात कही थी ना। ये जब इस पे लगेगा तो क्या जवाब देगा साई एम पे? ओह सॉरी, एक चीज़ गलत कर गए थे, बेहतर यह कि इसको a ना लिखें, इसको b लिख लें, इसको लिख लें बी एन स्टार और इसको लिख लें बी एम, ताकि डुप्लीकेट ना हो जाए। ये जब इस पे लगेगा साई एम पे तो क्या देगा आपको? ए एम। तो इसका मतलब आई कैन राइट इट एज ए एन बी एन स्टार बी एम ए एम टाइम्स साई विच इज अ फंक्शन ऑफ q1 साई एन स्टार s1 t और साई एम q1 s1 nt। सब कुछ ठीक लिख दिया मैंने। ये तो नंबर्स है ना, नंबर तो बाहर निकल सकते हैं, अगर मैं नंबर बाहर निकाल दूं तो बाकी का जवाब आ गया। समेशन अपॉन n, समेशन अपॉन m, बी एन स्टार बी एम ए एम। आप में से मुझे कोई जवाब बता सकते हैं इसका? एस डी क्यू वन अप टू सो वन साई एन स्टार साई एम, थोड़ी देर पहले ही लिखा था, लिखा हुआ है ना ये वाला, है ना? क्या आंसर आ गया इसका? डेल्टा एम एन। वाह, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा छोटा सा जवाब आ गया। ये कह रहा है कि एन की कई समेशन हैं, वैल्यूज हैं 1 से लेकर इन्फिनिट तक चलें, एम की वैल्यू 1 से लेकर लेट्स से इन्फिनिट तक है, कोई चले 1 से लेकर बिलियंस तक है, पर नॉन जीरो वही हैं जिनमें एन और एम बराबर हैं। इसका मतलब है अगर मैं एम पे समेशन कर दूं तो एम की वही वैल्यूज पॉसिबल हैं जो एन के बराबर है, बाकी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि आप यहां से क्रोनिकल डेल्टा को खत्म करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हर एम के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? हर एम की जगह आप एम की वही वैल्यू लेंगे जो एन के बराबर है और इस समेशन में से। तो इसका आंसर क्या बन गया? सो दिस इज इक्वल टू, दिस थिंग इज इक्वल टू, चलें, समेशन अपॉन एन। अच्छा, अब एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया हमारे लिए, है ना? कोई बता सकते क्या बना है प्रॉब्लम? राइट, एक बना है, एक बना है, लिखूंगा तो बना हुआ लगेगा। चलें, बी एन स्टार बी एम क्या बन जाएगा? अब कोई नहीं बना। अगर मैं लिख देता ना
बी एन स्टार, बी एन, ए एन, तो लगता है जी 3 इंडिसेस सेम हो रहे, लेकिन इंडिसेस नहीं थे। बी एन स्टार मॉड स्क्वेयर्ड, ये क्या भला है? आपके सवाल का जवाब आ गया भाई, इसका क्या मतलब है बी एन मॉड स्क्वेयर का? ये 1 तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इन स्टेट बी है, बिल्कुल सही बात है, ये 1 तो नहीं है, तो ये फिर क्या चीज़ है? ये कह रहा है कि अगर एक ही होता तो ये जो वैल्यू होती वो इंडिविजुअल वैल्यू होती, 100% प्रॉबेबल होती, लेकिन वो चूंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है बल्कि ये कोई प्रोबेबिलिटी का कोएफिशिएंट है। इसका मतलब है ए एन आने की वैल्यू जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बी एन का मॉड स्क्वायर। ऐसे सारे एन पे सम कर दूं तो मेरे पास इस चीज़ में आने की टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आ गया ना सवाल का जवाब है? अब मैं अगर आपसे कहूं कि जी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ समी स्टेट में है, तो B1 से चलें, सिस्टम जो है उसको वो सिर्फ 50th स्टेट उसकी आइगन स्टेट है, बाकी कोई भी नहीं है। इसका मतलब है पहली 49 जीरो में B1 to 49 जीरो है, B51 to 100 जीरो है, सिर्फ एक ही दरमियान में रह गया, वो क्या था? B50। बाल एग्जैक्टली, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। इसलिए ऐसी वैल्यू, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है, आपने देखिएगा आप किताबों में पता क्या लिखते हैं, इसके बारे में लिखा जाता है यू मेजर्ड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इन स्टेट साई, ऐसे लिखा जाता है। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वैल्यू होगी, बार बार मेजरमेंट की आपने, तो जो वैल्यूज जो ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आई, अब आप जब भी मेजरमेंट करेंगे वो इसी वैल्यू के करीब आएगी। इसका मतलब ये भी है कि आपने एक दफ़ा सिस्टम को अगर आइगन स्टेट में प्रिपेयर कर दिया है, इट रिमेन्स इन दैट आइगन स्टेट। यहां तक आप क्लियर होगी बात या नहीं? किसी को कोई डाउट हो प्लीज, अगर कोई डाउट हो तो। सर, जो स्टैटिस्टिकल एवरेज करते हैं और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, वहां भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही निकालते हैं, वहां पर भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम करते हैं मैनी बॉडी सिस्टम, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, तो यूजुअली हम क्लासिकल सिस्टम्स की बात करते हैं। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की बात हो रही है क्योंकि स्टेट की बात हो रही है, ठीक है ना। वहाँ पर तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम के टेम्परेचर और इन जो केमिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, इनसे जाना जाता था ना। तो यहाँ पार्टिकल सिस्टम जो है वो अपनी पोजीशन से जाना जाता है, इंटरनल वेरिएबल से जाना जाता है और टाइम से जाना जाता है। इसमें मैंने सिर्फ एक काम किया है, टी सेम रखा है, एट द सेम टाइम। ये बात मैं करना चाह रहा था। आपने नोट किया मैं हर चीज़ में लिखता हूँ टाइम सेम रखता हूँ। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तारीफ मुकम्मल हुई है। यू कैन नॉट मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। आज पोजीशन मेजर करें, कल मोमेंटम मेजर कर सकते हैं आके, दोनों में कोई अनसर्टेनिटी नहीं मिलेगी आपको, है ना, दोनों सर्टन है। लेकिन मसला ये है इस लम्हे पे मोमेंटम क्या था, उस लम्हे पे पोजीशन क्या थी, ये आपको पता नहीं चलेगा, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। तो इसका मतलब है जितनी हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे वो एट द सेम टाइम होगी। हाँ, अभी मैं कम्यूट का लफ्ज़ यूज़ करना ही चाह रहा था, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, अगर कोई से दो ऑपरेटर्स हों और उनका एक ही आइगन फंक्शन, दोनों का आइगन फंक्शन हो, तो उन ऑपरेटर्स में एक ख़ास रिश्ता होता है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, थोड़ा सा क्विकली, जो एक लफ्ज़ यूज़ करना है मैंने। फ़र्ज़ करते हैं एक सिस्टम था साई, आपने जब उसके ऊपर लेट्स से कोई सिस्टम है, कोई स्टेट है सिस्टम की साई, जब आपने उस पर ए ऑपरेटर लगाया तो आपको ए टाइम साई मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये साई इसकी आइगन स्टेट है विद आइगन वैल्यू ए। लेकिन इसने ये इसी की नहीं है, बल्कि कोई दूसरा ऑपरेटर आपने बुलाया था घर में, उसने आपको बिल डिफरेंट दिया पर आपका घर का स्विच ठीक उसने भी नहीं किया। दोनों के ए और बी में फ़र्क हो सकता है देन, लेकिन सिस्टम की स्टेट नहीं बदली, ठीक है। अब अगर मैं ये लगाऊं इस पे, आप में से मुझे को बता सकता है, अगर इस वाले पे मैं बी लगाऊं, बी हैट अगर मैं लगाऊं ए हैट साई पे, तो दोनों तरफ लगेगा ना, दोनों तरफ लगेगा ना। ए तो एक नंबर है, नंबर और ऑपरेटर तो, अच्छा यही लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है कि जो ऑपरेटर है कहते हैं लीनियर है। लीनियर का मतलब यह है कि वो
अगर सम हो तो हर एक पे जाके लग जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो नंबर बाहर आ जाता है और ये चीज़ अंदर चली जाती है, यही लीनियरिटी होती है। तो ये क्या बन गया, ए बी साई। लेकिन अगर इसके साथ इसके ऊपर मैं ए लगाऊं तो क्या होगा, इस वाले के ऊपर अगर मैं इसके साथ ये करूं, ए हैट लगाऊं बी हैट साई पे, तो क्या बनेगा, बी तो एक नंबर है, तो ये क्या बन गया, ए हैट साई, तो ये क्या बन गया, बी ए। अच्छा, अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, अगर क्योंकि ए बी तो नंबर है ना, तो इसका मतलब है बी ए और ए बी तो बराबर है ना, इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं ए हैट बी हैट माइनस बी हैट ए हैट एक्टेड अपॉन साई, दिस थिंग इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए साई। लेकिन ये दोनों तो सेम है, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि ए हैट बी हैट साई तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है इनका ये डिफरेंस 0 है, और इस डिफरेंस को हमेशा हम कम्यूटेटर लिखते हैं। यहां से हमने ये चीज सीखी है कि अगर दो ऑपरेटर्स, जुमला में जो बोलने लगा प्लीज गौर से सुनिएगा, अगर दो ऑपरेटर्स की एक ही आइगन स्टेट हो तो वो आपस में कम्यूट करते हैं, या दोनों बातें ट्रू हैं, ये इफ एंड ओनली इफ के साथ ट्रू हैं ये। अगर दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं तो एक ही सूरत है कि उनकी सेम आइगन स्टेट हो, या ये भी सही है कि अगर सेम आइगन स्टेट है तो दोनों ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये यहां से आपको पता भी चल गया। ठीक होगी बात, कोई सवाल है? एक चीज रह गई है ना सिर्फ, बाकी कुछ नहीं रह गया, सब कुछ बाकी कर चुके हैं, सिर्फ एक क्वांटम मैकेनिक्स की एक आखिरी चीज रह गई है। स्टेट हो गई, ऑपरेटर्स हो गए, प्रोबेबिलिटीज हो गई, एक्सपेंशंस हो गई, चलाएं कैसे? चलने के लिए तो वक्त के साथ किसी ना किसी चीज़ की चेंज देखनी पड़ती है। इसका मतलब हमें एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और वो कौन सी इक्वेशन है? अच्छा, जब भी मैं इंटरव्यू में आप लोगों से एमफिल में पूछता हूँ ना सवाल के श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें, आप ये लिखते हैं हमेशा। क्या ये श्रोडिंगर इक्वेशन है? ये तो आइगन वैल्यू इक्वेशन है ना? ये तो श्रोडिंगर इक्वेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है, जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ठीक है, कह सकते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन पूरा कहना चाहिए ना। मैं तो कहता हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें, आप ये लिख देते हैं हमेशा आके, पर मैं सही लिखूंगा। प्लीज अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एक्चुअली ये वो चीज़ें जो हम थोड़ी सी तेज़ करके चलेंगे, लेकिन क्योंकि ये तो माजी की चीज़ थी तो मैंने सोचा सारे टूल्स मैं बना दूं आज। कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है क्योंकि उन्होंने पहले ही किया होता है, लेकिन ये उनका कसूर है। आखिरी चीज़ क्या रहेगी जी? छठी चीज़ है, मैंने 5 लिखी थी ना ये, चले आखिरी जो भी जितनी भी लिखी थी वो थी अच्छा, ये पिछले सारी चीज़ों को ना अपने अंदर ले आएगा। आज मैं सिर्फ लिखूंगा, अगले लेक्चर में यहीं से शुरू करूंगा। ये है कि आयोटा h बार d/dt आ गया ना फिजिकल सिस्टम, साई से था ना, इज इक्वल टू h हैट साई। h हैट क्या है? हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन क्या होता है? सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। सिस्टम की टोटल एनर्जी से क्या मुराद है मेरी? सिस्टम के पास जितनी किस्म की एनर्जीज हैं सारियों को जमा कर लें, तो ये वो चीज़ है कि अगर आप सिस्टम को आइसोलेट कर लेना, अगर आप सिस्टम को आइसोलेट कर दें, जो चीज़ मिलती जा रही है, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि सिस्टम यहाँ पड़ा हुआ है, इस बल्ब से भी रोशनी ले रहा है, उससे भी कुछ ले रहा है एनर्जी, उससे भी कुछ ले रहा है। अगर आप सारियों को के गिर्द गिलाफ चढ़ा दें
तो आप सारी एनर्जीज़ को सम करके एक टोटल एनर्जी लिख सकते हैं, तो ये वो एनर्जी होगी जो हमेशा कंजर्व करेगी। तो हैमिल्टोनियन इज़ द टोटल एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व। एक ख़ास बात है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस हैमिल्टोनियन इज़ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़, या समटाइम कहते हैं फॉर अ क्लोज सिस्टम, इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें ख़ास बात यह है कि पार्शल एच बाई पार्शल टी जो है, पार्शल को कहते हैं एक्सप्लिसिट डेरिवेटिव। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अपने उसके पास होनी चाहिए वो चीज़, किसी दूसरे की पे ना, वो यहाँ तो किसी और चीज़ पे भी रिलाई कर सकता था ना, है ना, लेकिन यहाँ पर यह है कि नहीं, उसके पास होनी चाहिए वो चीज़, एक्सप्लिसिटली होनी चाहिए, तो उसका फंक्शन है ये। ठीक है ना। पता है एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? एग्जाम में जब आप बैठते हैं, जो चीज़ आपको आती होती है ना, वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जो इधर उधर से ले लेते हैं ना आप, वो बंदा जो ही उठ जाता है तो फिर आप छुट्टी कर जाते हैं, है ना, तो आप एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं रहते, फिर आप इम्प्लिसिट हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ के ना बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है इस सिस्टम के, इस चीज़ के। एक कॉन्सिक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं एक, हाँ अभी है, एक लिख लेता हूँ, अगले लेक्चर में हम यहीं से इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। एक कॉन्सिक्वेंस मैं आपको यहीं से लिख के दे देता हूँ इसका। यहाँ तक पहले तो बताइए कोई सवाल तो नहीं है किसी का? अच्छा, आप में से मुझे बता सकता है अगर मैं ये करूँ तो क्या जवाब आएगा? हाथ खड़ा करना है आपने। अगर मैं ये करूँ डी बाई डी टी ऑफ समेशन अपॉन एस डी क्यू वन up to so on, psi star q1 up to so on, s1 up to so on, and t, और psi q1 s1 t, तो क्या जवाब आएगा? मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि मुझे आप इसको खोल के दे दें। देखें, ये तो फंक्शन है ना कई चीज़ों का, ये वक्त का तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना। इसका मतलब है जब टोटल डिफरेंशियल को मैं इंटीग्रल के अंदर लेके जाऊंगा तो ये पार्शियल बनेगा ना। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू वन अप टू सो ऑन, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, समेशन अपॉन एस भी कर लेते हैं चले। तो क्या बन गया ये? डी साई स्टार बाई डी टी। अच्छा, अंडरस्टूड है, मैं अब ये नहीं लिखूंगा Q1 Q2 Q3, अंडरस्टूड है, उसका फंक्शन है ये। ठीक है, टाइम बचाऊंगा थोड़ा सा। इनटू साई प्लस क्या लिख सकता हूं मैं? साई स्टार जी डी बाई डी टी ऑफ साई। गुड, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? ये तो मुझे पता है ना। अच्छा, यहां से अगर मैं ये लिखूं कि डी बाई डी टी ऑफ साई इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा एच बार लिख सकता हूं ना मैं? ये लिख सकता हूं ना मैं? अगर दोनों तरफ स्टार ले लूं तो मैं क्या बनेगा? डी बाई डी टी ऑफ साई का, इसका तो कोई स्टार नहीं होगा ना, ये तो उतना ही ठीक है जितना ये है। क्यों भाई? तो ये किसके बराबर आ गया? 1 ओवर माइनस आयोटा एच बार, एच हैट का स्टार के बजाय हम इसके ऊपर डैगर लिख लेते होते हैं, एक खंजर का निशान बना देते हैं। इसको मैं यहां पुट कर सकता हूं अब मैं। क्या जवाब आ गया फिर? सो दिस थिंग इज इक्वल टू समेशन अपॉन एस डी क्यू वन अप टू सो वन। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे? साई का भी, हाँ, साई का भी स्टार होगा, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं काम क्यों ना करूं फिर? चलो मैं गोमेल की बात को ही आगे लेकर चलता हूं, क्यों ना ये लिख लूं। ठीक है, चले, अब मैं इसका मतलब लिख सकता हूं अब एच साई सारे का स्टार इंटू साई
है ना, विद अ नेगेटिव। अच्छा, इसको आयोटा को मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो माइनस, नीचे अगर आयोटा हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है ना। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू आयोटा ओवर एच बार, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा ओवर एच बार एच हैट साई, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा ओवर एच बार एच साई का स्टार। इसका मतलब आयोटा एच बार कॉमन ले लो तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, जबकि यहाँ पर माइनस। सो माइनस साई एच एच हैट साई, ठीक लिखा। अच्छा, अब आपको पता है कि एनर्जी तो रियल होती है, इसका मतलब उसके ऑपरेटर जो भी आइगन वैल्यू देंगे वो रियल वैल्यू ही देंगे। ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी आइगन वैल्यूज रियल होती है उनको हम कहते हैं कि वो हर्मिशन ऑपरेटर्स हैं। हर्मिशन ऑपरेटर्स कैसे फिजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी आइगन वैल्यूज रियल होती हैं। इसका मतलब है एच साई स्टार इज इक्वल टू एक्सेप्ट साई स्टार, इनकी आइगन वैल्यूज तो रियल होंगी ना। जरा मैं इसका कॉन्सिक्वेंस आपको अब अगले लेक्चर में बताऊंगा। आई थिंक टाइम इज अप, यहां से मैं अगले लेक्चर में चलूंगा मैं, क्योंकि यहां पर कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है। मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो लिखूंगा, जब इसको इक्वल टू ज़ीरो लिखूंगा तो आपको मैं साबित कर दूंगा कि आइगन वैल्यूज हैं वो रियल आनी चाहिए, और यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है। तो ये फिर अगले लेक्चर में यहीं से चलेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो टाइम एवोल्यूशन का ये चीज़ आप दोबारा से घर से देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से शुरू करूँगा। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? यहाँ मैं थोड़ी सी कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की फिर बात करूँगा। एक्चुअली मुझे रात तक ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मैंने सुबह उठ के कहा यार देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं, तो मैंने सोचा क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू करते हैं। ये चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई हैं, तो शायद थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई हो, बाकी कुछ नहीं बदला होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस जाके घर कर लीजिएगा। इस कोर्स के बाद सिर्फ एक फ़ायदा आपको होगा कि आपको पढ़ना आ जाएगा। कोर्स आए ना आए, ये समझ आ जाए कि पढ़ना कैसे है। जो भी चीज़ पढ़ें जस्ट क्वेश्चन इट, पर ये क्वेश्चन ना करें कि नहीं ये क्यों है ना, वो क्यों का सवाल पहले आता है, पहले टूल ज़रूर बनाएं। हाँ शाबाश, जब 1 निकाली है तो क्या जवाब आएगा, जब 0 आएगा तो ई स्टार और ई बराबर हो जाएंगे, तो आइगन वैल्यू रियल होंगी। बिल्कुल, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लीड्स टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विच लीड्स टू द हर्मिशन ऑपरेटर विच लीड्स टू द रियल आइगन वैल्यू। तो एक प्रिंसिपल आपने यूज़ किया, यहीं पे तो मैं अगले लेक्चर में ख़त्म करूँगा कि एक प्रिंसिपल आपने यूज़ किया, सुपरपोजिशन फॉर्म में खोलें, आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज़ रियल आ जाएंगी। एक ही सूरत में बन जाएगी जब एच की जो है वो हर्मिशन हो जाए। सारी चीज़ें इससे एक चीज़ से आएंगी, यहीं पे ख़त्म करूँगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आपने अगला लेक्चर मेरा पूरा पकड़ लिया, शाबाश। ठीक है भाई, चलें, गुड, थैंक यू। ओह मैं बुक के नाम लिख, वो तो मुझे खुद भी याद नहीं। समथिंग बाय समथिंग बाय मेरे ख्याल रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बाय Bjorken and Drell, advanced quantum mechanics by Sakurai. वो डीजी काम होंगे उसके मैं कल बताऊंगा, वो मुझे नहीं आते, मारेंगे अगर आप रिकॉर्डिंग में आ गए, है ना। तो और आज एक और किताब है जो मैं पढ़ाऊंगा जिसको मैं यूज़ करूंगा, वो है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बाय लुचियानो मायानी। ठीक है, ये वाली, ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट, अभी कुछ महीने पहले ही आई है, शायद आपको फ्री भी इंटरनेट से मिल जाए। मेरे कहने का मतलब है ऑथर के इंस्पायर पेज से मिल जाएगी आपको, ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी। ये लाइब्रेरी में पड़ी है, ये भी लाइब्रेरी में पड़ी है, ये अभी तक आई नहीं है लाइब्रेरी में हमारी, बट यू कैन फाइंड इट, नो प्रॉब्लम। मैं इसको फॉलो करूँगा,
इसको फॉलो करूँगा, इसकी नोटेशन चेंज है, लेकिन आप इसको भी पढ़ने के काबिल हो जाएंगे बाद में, और ये तो यकीनन पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी कोर्स बुक वही वाली है, ब्योर्कन एंड रैली। एक नहीं होगी, दरम्यान में चीज़ें चेंज करूँगा, लेकिन उसके अंदर ही रहूँगा मैं 90% ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही है मेरी कि 99% ऑफ द टाइम जो है मैं उस किताब में रहूँ। थैंक यू।